जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। पिछले दो क्लास में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है और आज पार्ट 3 में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले पिछले क्लास में जो हम लोगों ने कवर किया था उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बुद्धि के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने बताया था कि बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम शोध कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बीने। 1905 में बीने नामक एक व्यक्ति ने बुद्धि पर पहला शोध कार्य किया था। ठीक है, बीने 1905 में, और इन्होंने ही बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? तो बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत, यानी इन्होंने बताया था कि सभी व्यक्ति के पास एक ही बुद्धि होता है। बुद्धि, एक ही बुद्धि में हर प्रकार की बुद्धि शामिल होता है, यानी बुद्धि का एक बंडल होता है। और कोई समस्या उसके सामने आ जाए या कोई कार्य करना हो तो उसी बुद्धि के आधार पे उस कार्य को निपटाता है या उस समस्या को निपटा देता है। ओके, तो बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया था? तो बीने साहब ने दिया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये देने का कार्य किया था स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन। इसमें क्या बताया कि हर व्यक्ति के पास दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक को क्या कहते हैं? एक को सामान्य कारक कहते हैं, सामान्य कारक, और दूसरे को विशेष कारक, विशेष कारक। ओके, यानी हर व्यक्ति के पास दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक को सामान्य कारक कहते हैं और एक को विशेष कारक। कहीं कहीं इसी को यस कारक, यस फैक्टर भी कहते हैं, और इसको इसको यस फैक्टर नहीं, इसको सी फैक्टर कहते हैं, यानी कॉमन फैक्टर, सी फैक्टर, और इसको एस फैक्टर, या एस से मतलब स्पेशल का मतलब विशेष होता है। ठीक है, सी का मतलब कॉमन का मतलब सामान्य, यानी कि इसको सामान्य कारक भी कह सकते हैं या सी फैक्टर भी कह सकते हैं, या ये सामान्य कारक का सा कारक भी कहते हैं। ठीक है, सा कारक या द्वि कारक, यानी हम कह सकते हैं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में एक आता है सामान्य कारक के विशेष कारक। तो सामान्य कारक को सी कारक, कॉमन फैक्टर कहते हैं, और विशेष कारक को स्पेशल फैक्टर, यानी कि यस फैक्टर। ओके, ये दो बुद्धि के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। फिर हमने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। बुद्धि का बहुबुद्धि के सिद्धांत, बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये किसने दिया था? ये देने का जो कार्य किया था वो थे गार्डनर ने। ठीक है, इसमें इन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में जिक्र किया है और बताया है कि हर इंसान के पास 8 प्रकार की अलग अलग बुद्धि होती है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अगर उसके सामने कोई समस्या आ जाए या कोई कार्य करना हो तो सारे बुद्धि आपस में मिलके उस कार्य का निष्पादन कर देते हैं या उस समस्या का समाधान कर देते हैं। तो 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में हमने पिछले क्लास में विस्तार से पढ़ा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। त्रिचापीय, ये किसने दिया था? तो ये स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था बाबू? तो स्टर्नबर्ग ने। नाम याद रखिएगा, स्टर्नबर्ग ने। ओके, ये स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टर्नबर्ग, सभी मनोवैज्ञानिक का नाम याद होना चाहिए। और आज हम यहां से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बुद्धि का मूल्यांकन। बुद्धि के मूल्यांकन में हमें मुख्य तौर पे क्या, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बुद्धि में हम लोग को पता करना है कि किस व्यक्ति की बुद्धि का जो IQ लेवल होता है वो कितना कम है या कितना ज्यादा है, उसी के बारे में खास करके इसमें चर्चा करना है।
तो बुद्धि का मूल्यांकन करने का सर्वप्रथम कार्य जो किया था, हम शुरू में ही बताए थे कि बीने ने किया था, और उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनको थियोडोर साइमन के नाम से जानते थे। तो 1908 में बीने तथा थियोडोर साइमन ये दोनों व्यक्ति मिलके बुद्धि के जो मानसिक आयु निकालना होता है। जैसे मानसिक आयु का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को कभी कभी देखा होगा कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपनी आयु से अधिक उम्र की बातें करता है, यानी उसको अपनी आयु से अधिक बुद्धि है उस व्यक्ति के पास, तो उसको क्या कहेंगे, मानसिक आयु। यानी उसकी उम्र मायने नहीं रखती, उसके मानसिक उम्र कितना है वो इसमें दर्शाता है। जैसे कोई व्यक्ति 10 साल का है लेकिन उसके पास 12 साल के व्यक्ति के बराबर बुद्धि है, या कोई व्यक्ति 10 साल का है लेकिन उसके पास 8 साल के बच्चे के जैसा बुद्धि है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला मानसिक आयु हो जाएगा। और वैसे ही कालानुक्रमिक आयु को भी इन्होंने विकसित किया था। ठीक है, कालानुक्रमिक और मानसिक आयु दोनों का संप्रत्यय विकसित करने का कार्य जो किया था वो थियोडोर साइमन और बीनो ने किया था। ठीक है, और कालानुक्रमिक आयु क्या होता है, तो अभी बताए हैं, जैसे किसी व्यक्ति का उम्र 10 साल है तो ये 10 साल जो है ना, ये उसका कालानुक्रमिक आयु हो गया। लेकिन उस व्यक्ति का उम्र 10 साल है लेकिन उसका बुद्धि जो है वो या तो 12 साल का भी हो सकता है, या 10 साल का भी हो सकता है, या 8 साल का भी हो सकता है। तो जो बुद्धि है वो हो जाएगा मानसिक आयु, लेकिन जो उसका रियल आयु है वो क्या हो जाएगा, कालानुक्रमिक आयु। तो इसी के आधार पे बुद्धि लब्धि निकाला जाता है हर व्यक्ति का। तो देखो 1908 में इन्होंने दोनों व्यक्तियों ने मिलकर मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु का संप्रत्यय विकसित किया था, और इन्हीं के रास्ते पे, इन्हीं के कदम पे चलते हुए 1912 में एक जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, विलियम स्टर्न। इन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दे दिया, बुद्धि लब्धि, और इसी बुद्धि लब्धि के सिद्धांत में ही व्यक्ति की रियल जो होती है मानसिक आयु वो निकाला जाता है, यानी कि आईक्यू लेवल निकाला जाता है। किसी किसी व्यक्ति का देखोगे आईक्यू लेवल बहुत हाई रहता है, यानी 100 से ऊपर जिसका आईक्यू लेवल होता है उसको एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे हर एक चीज करके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मानसिक आयु कैसे निकाला जाता है, यानी बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है। ओके, तो उसका एक फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। देखिए, आईक्यू लेवल निकालने का, किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल निकालना हो, या उसी को हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं, बुद्धि लब्धि निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला है और बेस्ट है। ये फार्मूला ही इसी साल पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, पिछले साल भी पूछा था, मतलब ये हमेशा पूछता रहता है, और ये नहीं पूछेगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये फार्मूला आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आईक्यू या बुद्धि लब्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मानसिक आयु ऊपर लिखते हैं और नीचे कालानुक्रमिक आयु ये लिखते हैं, या कालानुक्रमिक आयु न लिख के कभी कभी इसके जगह पे वास्तविक आयु दे देता है, यानी वास्तविक आयु दे देता है। दोनों एक ही चीज हुआ, इंटू 100 हो जाएगा। जैसे हम निकाल के दिखाते हैं, मान लो किसी व्यक्ति का रियल उम्र 10 साल है लेकिन उसका मानसिक बुद्धि है, यानी उसके मस्तिष्क का जो उम्र है वो उसके उम्र से 2 साल ज्यादा है, यानी कि 12 साल है। तो इसका आईक्यू लेवल पता करने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब कट करेंगे इसको तो यहाँ पे 120 आएगा ना, 120 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना है, 120 है। ठीक है, इस व्यक्ति का आईक्यू लेवल 120 है। तो इसी फार्मूला पे किसी व्यक्ति का क्या निकालते हैं, आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो ये देने का कार्य किसने किया था, तो अभी बताए हैं। ठीक है, इसको देने का जो कार्य किया था वो ये विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, विलियम स्टर्न ने, लेकिन सर्वप्रथम मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु का संप्रदाय विकसित करने का कार्य किया था वो 1908 में बीने और साइमन ने। ओके, अब आगे देख लेते हैं बुद्धि का विचलन। बुद्धि का विचलन का सीधा मतलब क्या है, तो हम एक बार समझ लेते हैं बुद्धि के विचलन का सीधा मतलब। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते पे सीधे जा रहा है तो यानी ये विचलन नहीं है, लेकिन कभी इधर मुड़ गया कभी इधर मुड़ गया तो यानी ये विचलन हो गया। वैसे ही बुद्धि का एक सामान्य जो लेवल होता है वो होता है 100। ठीक है, 100। और किसी व्यक्ति का विचलन हो गया, जैसे इसका आईक्यू लेवल 120 हो गया या इससे कम हो गया, 70 हो गया, तो यानी इसका बुद्धि लब्धि विचलन हो गया, विचलित हो गया इसका बुद्धि। ठीक है, यानी अपने सामान्य बुद्धि से या तो उसका बुद्धि
और बढ़ के है यानी आगे है, उच्च लेवल पे है या नीचे है, तो यानी कि ये विचलन हो गया इसका, तो वही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बुद्धि के विचलन दो प्रकार का होता है, एक बौद्धिक न्यूनता, यानी बौद्धिक न्यूनता का मतलब किसी व्यक्ति का बुद्धि बहुत कम है, उसके उम्र के हिसाब से बहुत कम है। ये दूसरा होता है बौद्धिक प्रतिभाशाली, यानी कि किसी व्यक्ति का जो बुद्धि है उसके उम्र से बहुत अधिक है। दो ही तरीका से विचलन हो सकता है, या तो कम हो सकता है बुद्धि या अधिक हो सकता है। यदि बराबर हो तो उसको विचलन तो नहीं कहेंगे ना, वो तो सामान्य कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। अब देख लेते हैं बौद्धिक न्यूनता क्या होता है। बौद्धिक न्यूनता मतलब किसी व्यक्ति की जो मानसिक डिफॉल्ट जिसे कहते हैं, मतलब नट बोल्ट ढीला रहता है किसी का, तो उसका जो बौद्धिक, उसी को बौद्धिक न्यूनता के अंतर्गत लाके शामिल करते हैं। तो 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल जिसका 70 से कम रहता है, उसको इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 120 है या 110 है या 130 है या 110 से 109, 90 से 110 के बीच में है या 80 से 89 के बीच में है, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये श्रेणी भी एक तरह से आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 130 से है, 130 से अधिक है, तो उसको अति श्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है। इसमें देखिएगा तो अच्छे अच्छे विद्वान आ जाते हैं, वैज्ञानिक आ जाते हैं, मतलब नोबेल पुरस्कार विजेता, ये सब आ जाते हैं। बढ़िया बढ़िया जो अपने क्षेत्र में झंडा गाड़ दे दिया है, अभी तक कुछ उच्च लेवल अपने जीवन में कुछ उच्च लेवल हासिल कर लिया है, उसका आईक्यू लेवल जो होता है वो 130 से अधिक होता है, यानी कि वो अति श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या पूरे दुनिया में मात्र 2.2% है। वैसे ही 120 से और 130 के बीच जिसका आईक्यू लेवल होता है उसको श्रेष्ठ के कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या मात्र 6 से 7% के बीच है। ठीक है, वैसे ही 110 से 119 जिसका आईक्यू लेवल होता है उसको उच्च औसत में रखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या अच्छा खासा है, यानी 16% के आसपास है। वैसे ही 90 से लेके 109 के बीच जिसका आईक्यू लेवल होता है उसको औसत में रखा जाता है। ठीक है, यानी इसको औसत में माना जाता है कि इसके पास ना बुद्धि ज्यादा है ना कम है, यानी कि बराबर है। ओके, तो ऐसे लोगों की संख्या यानी 50% है पूरी दुनिया में। ठीक है, वैसे ही 80 से 89 जिसका आईक्यू लेवल होता है उसको निम्न औसत में रखा जाता है। 70 से 79 जिसका आईक्यू लेवल होता है उसको सीमावर्ती में रखा जाता है। यानी सीमावर्ती का मतलब इससे नीचे गया तो समझो वो लटक गया, यानी उसके दिमाग में कुछ डिफॉल्ट हो गया, यानी मानसिक रोग हो गया है या कोई नट बोल्ट ढीला हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, सीमावर्ती जो है वो 70 तक है। 70 से ऊपर है तो कह सकते हैं उसका मानसिक स्थिति ठीक ठाक है, भले बुद्धि का विकास नहीं हुआ है लेकिन मानसिक स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन 70 से अगर कम किसी का आईक्यू लेवल आ गया तो हम समझेंगे कि उसका मानसिक कोई ना कोई मानसिक बीमारी की वजह से उसका बुद्धि लेवल कम हो गया है, यानी उसके मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी है। ठीक है, तो उसी को बौद्धिक रूप से अशक्त माना जाता है। बौद्धिक रूप से सख्त नहीं, अशक्त माना जाता है। तो अब ये देख लेते हैं 70 से नीचे वाला। ठीक है, जिन व्यक्तियों की बौद्धिक रूप से अशक्त के समूह में वर्गीकृत किया जाता है उसके योग्यताओं में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इसमें भी जो मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति होते हैं उनको भी कई कैटेगरी में बांटा गया। कोई निम्न, एक तरह से कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो मानसिक अशक्तता है वो बहुत कम है, यानी थोड़ा सा डिफॉल्ट है। किसी का अधिक डिफॉल्ट होता है, मानसिक दिमाग किसी का अधिक डिफॉल्ट होता है, और किसी किसी का गंभीर रूप से डिफॉल्ट होता है, और किसी किसी का तो इतना डिफॉल्ट होता है कि वो अति गंभीर श्रेणी में रख दिया जाता है। यानी कि इसको भी 4 श्रेणी में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, बौद्धिक अशक्तता के विभिन्न वर्ग इस प्रकार है। पहला, निम्न स्तर, यानी थोड़ा सा इसका बुद्धि में डिफॉल्ट है, तो उसको उसका आईक्यू लेवल 55 से 70 के बीच में होता है। उससे कुछ ज्यादा डिफॉल्ट रहता है उसके मस्तिष्क में, तो उसको 35 से 55 के बीच में रखा जाता है। और जिसको गंभीर स्तर में अगर रखा जाएगा तो उसका आईक्यू लेवल 25 से 35 रहता है, और जिसको अति गंभीर में रखेंगे उसका आईक्यू लेवल 20 से कम रहता है। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं बौद्धिक प्रतिभाशाली। बौद्धिक प्रतिभाशाली का कहने का मतलब है कि उसका बुद्धि उच्च लेवल का होता है, यानी बहुत अधिक, 130 से भी अधिक होता है। समझो, 1925 में लेवी स्टर्मन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर अध्ययन किया, बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जाके उनके घर पे मिला,
पूछताछ किया, उनके बुद्धि का आकलन किया, ठीक है, और कुछ शोध के आधार पे बताया कि कैसे पता करेंगे कि किसी व्यक्ति का बुद्धि लेवल उच्च है, यानी कि उसको बौद्धिक प्रतिभाशाली में रखेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली की कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो उच्च तार्किक चिंतन होता है, जिन व्यक्तियों के अंदर एक तरह से बौद्धिक प्रतिभाशाली होता है, वो बहुत उच्च लेवल का चिंतन करते हैं, यानी सोच विचार करते हैं, बहुत अधिक सोचते हैं, किसी विषय के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, और प्रश्न करने की प्रवृत्ति उनमें बहुत पाई जाती है। कभी कभी आप छोटे बच्चे को देखते होंगे, बात बात पे क्वेश्चन करता है कि ये क्या है, इससे क्या होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करता रहता है। घर के माता पिता परेशान हो जाते हैं, उसके साथ रहने वाला बड़ा व्यक्ति परेशान हो जाता है कि कितना क्वेश्चन करता है, लेकिन उसका ये नहीं समझ पाता है उस बच्चे का IQ लेवल बहुत अधिक है, इसलिए वो इतना क्वेश्चन कर रहा है। तथा समस्या समाधान की अधिक योग्यता होती है उनके अंदर। कोई समस्या आ जाए तो उसको समाधान में एकदम लग जाते हैं और बहुत जल्दी समस्या का समाधान भी कर लेते हैं। और सूचना प्रक्रमण की उच्च गति होती है, यानी बहुत कम समय में अधिक सूचनाएं इकट्ठा कर लेते हैं। किसी भी चीज के बारे में सूचना अगर इकट्ठा करना हो तो बहुत जल्दी जल्दी सूचना इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ही सामान्यीकरण तथा विभेदन करने की उच्च क्षमता होती है, यानी किसी परिस्थिति को, मतलब हार्ड परिस्थिति को भी वो बड़ी सामान्य नजरिए से देखते हैं। और थोड़ा सा भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, मतलब एक तरह से समस्या वाली मुद्दा आ जाए या कठिन परिस्थिति आ जाए, उसमें बहुत ही विभेदन करके उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, यानी बारीकी से समझ के उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। वैसे ही आता है सामान्यीकरण तथा विभेदन करने की उच्च क्षमता, ये तो बता दिए। मौलिक तथा सृजनात्मकता चिंतन का उच्च स्तर, यानी उनका जो IQ लेवल होता है वो बचपने से, यानी उनके अंदर ठूस ठूस के भरा रहता है, ओके। और उनके सृजनात्मक चिंतन वाली जो बुद्धि होती है, यानी कि कोई चीज, जैसे मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, किसी चीज का आविष्कार करते हैं, तो वैसे ही इनके पास भी वो बुद्धि होती है कि किसी चीज के बारे में सर्जन कर सके, नए नए चीजों का आविष्कार कर सके, या नए नए बुद्धि का विकास होता उनके मस्तिष्क में हमेशा होता रहता है। तो ये सब एक तरह से अलग अलग व्यक्तियों पे अध्ययन करके लेवी स्टरमन ने एक सूची तैयार की कि इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का बौद्धिक प्रतिभाशाली कितना अधिक है। इसमें कुछ और है वो हम देख लेते हैं। जैसे अंतर्भूत अभिप्रेरणा, यानी वो खुद को अभिप्रेरित करते हैं, यानी मोटिवेशनल करने का काम वो खुद अपने आप को कर लेते हैं, दूसरे व्यक्ति को उसे मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप को खुद मोटिवेट कर लेते हैं, ठीक है। तथा आत्मसम्मान का उच्च स्तर होता है उनके अंदर, वो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अधिक करते हैं, अपने आप का भी अधिक एक तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे व्यक्तियों का भी रिस्पेक्ट करते हैं। स्वतंत्र तथा अनुरूपण प्रकार की चिंतन करते हैं, यानी कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे किसी अगर चिंतन करेंगे तो उस पर कोई भी बाधा आने नहीं देते हैं, एकदम मुक्त होकर उस पर चिंतन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, ओके। अब देख लेते हैं बुद्धि परीक्षण कई प्रकार के होते हैं उसके बारे में, यानी किसी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किस आधार पर किया जा सकता है। तो बुद्धि परीक्षण करने का कुछ तरीका है। जैसे क्या होता है, एक होता है वैयक्तिक और एक होता है समूह बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है बाबू, तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जो होता है तो जिसमें एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति को बैठा के चाहे लिखित रूप से या इंटरव्यू के माध्यम से उसके बुद्धि का परीक्षण किया जाए तो वैयक्तिक हो जाएगा। जैसे कहीं जाइएगा इंटरव्यू देने तो वहां पे आप अकेले रहिएगा, दो चार लोग बैठ के आपका एक तरह से वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कर रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, पर्सनल बुद्धि परीक्षण। और एक होता है बहु लोग, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच बुद्धि का परीक्षण करना, ठीक है। जैसे आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपके साथ अन्य बच्चे भी जाएंगे एग्जाम देने, उस समय आपके सामने पेपर आएगा, लिखिएगा, उसके आधार पे आपको नंबर मिलेगा, इसका मतलब आपका बुद्धि परीक्षण हो रहा है, लेकिन वो सामूहिक तौर पे हो रहा है, अकेले आपका नहीं हो रहा है, आपके साथ और लोगों का भी हो रहा है। तो दो आधारों पे भी इस तरह से बुद्धि परीक्षण होता है, यानी कि एक वैयक्तिक होता है, एक समूह बुद्धि परीक्षण। वैसे ही एक शाब्दिक होता है बुद्धि परीक्षण, और शाब्दिक भी होता है और निष्पादन परीक्षण होता है, ठीक है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का कैसे होता है, तो आपका पेपर लिख के लिखित रूप से आपका बुद्धि परीक्षण किया जाता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, लड़की को देखने लोग जाता है तो उससे कुछ कुछ लिखवाता है कि बबुनिया थोड़ा ये लिख के बताओ,
तो वो लिखती है वो, यानी कि उसका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है, ठीक है। या बोल के बताओ, बोल के, तो वैसे भी बुद्धि परीक्षण होता है। एक होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी इसमें क्या होता है ना, कुछ प्रैक्टिकली तौर पे इंटरव्यू के माध्यम से, या कभी कभी होता है ना कुछ आपको बता रहे हैं, जैसे क्या होता है, ये दोनों आ जाता है उसमें, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और निष्पादन बुद्धि परीक्षण। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, एक बड़ा सा बॉक्स यहाँ पे जैसे हम लिए, यहाँ बड़ा सा बॉक्स, और इसमें 7 8 या कितना हो, जितना बड़ा बॉक्स है उसी के आधार पे हम क्यूब इसमें रख दिए, क्यूब बॉक्स में कुछ क्यूब रख दिए, और फिर हम एक पेपर में, एक पेपर अलग से सेम ऐसे ही इतना बड़ा ला के आपके सामने रख दिए, और उस पर कुछ चित्र बना हुआ है, क्यूब के माध्यम से ही चित्र बना हुआ है, और हम बोलते हैं कि ऐसा ही इस क्यूब के माध्यम से बॉक्स में चित्र बना के दिखाओ। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले पेपर में देखिएगा कि कैसे वो डिजाइन बना हुआ है, फिर इस बॉक्स में जो क्यूब पड़ा है उसको इधर उधर करके और फिर एक फिगर बना लिया जाता है। तो किस में आ जाएगा, वो निष्पादन परीक्षण में आ जाएगा, ठीक है, निष्पादन परीक्षण में। अशाब्दिक परीक्षण में क्या होता है, तो ये अमौखिक रूप से ही रहता है, इसको भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मुख्य तौर पे इसको निष्पादन बुद्धि परीक्षण में शामिल किया जाता है। वैसे ही संस्कृति निष्पक्ष होता है और संस्कृति अभिनत परीक्षण होता है। तो इसमें क्या कैसे होगा, तो जैसे मान लो वेस्टर्न कंट्री में रहने वाले लोग हैं, तो अपने संस्कृति को जोड़ के किसी का बुद्धि परीक्षण करेंगे, और वही व्यक्ति दूसरे महादेश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो वहां लोगों का बुद्धि परीक्षण करना हो तो वहां के संस्कृति से रिलेट करके तब उनका बुद्धि परीक्षण करेंगे, या उनके संस्कृति को साइड करके फिर उनका बुद्धि परीक्षण करेंगे। अगर उनको संस्कृति को मिला के बुद्धि परीक्षण किया जाए तो संस्कृति अभिनति होगा, और बिना संस्कृति शामिल किए किसी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करते हैं तो उसको संस्कृति निष्पक्ष बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो चलो आगे हम लोग देख लेते हैं भारत में बुद्धि परीक्षण। ये भी पूछता है कि भारतीय एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था एस एम मोहसिन, ठीक है। 1930 में एस एम मोहसिन ने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण करना प्रारंभ किया था। ये भारतीय थे, इनके बारे में बहुत देता है एग्जाम में। तो उसके बाद लॉन्ग तथा मेहता ने एक मानसिक मापन पुस्तिका भी प्रकाशित किया था, एक पुस्तक भी विकसित किया था भारत में, अब मिलता है मार्केट में, अगर चाहें तो आप लोग लेके पढ़ सकते हो। तो ये लॉन्ग और मेहता ने एक बुक भी विकसित किया था, मार्केट में बुक भी विकसित प्रकाशित किया था, जिसमें भारत के विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध 103 प्रकार के बुद्धि परीक्षण के बारे में इन्होंने बताया था। कह सकते हैं 103 प्रकार का फार्मूला दिया था उस बुक में। ओके, अब देख लेते हैं संस्कृति और बुद्धि को एक साथ कैसे विकसित किया जाता है। ओके, इसके बारे में अलग अलग तरीके से। तो एक रूसी वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम है वाइगॉट्स्की। ओके, इन्होंने संस्कृति को एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करने का इन्होंने बताया कि व्यक्ति जिस प्रकार जिस संस्कृति में रहता है उस संस्कृति में ही उसके बुद्धि का विकास होता है। जैसे कभी भी देख पाइएगा ना, अमेरिका के लोग, अब कभी भी आप अगर गेस किए होंगे तो अमेरिका के लोग ही इतने बिजनेस के क्षेत्र में हो या साइंटिस्ट के क्षेत्र में हो, इतने क्यों महारत हासिल करते हैं? क्यों भारत के लोग नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति में भिन्न है। वहां की संस्कृति, बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अलग संस्कृति मिलती है, अलग रहन सहन, हर एक व्यवस्था अलग मिलता है और उसमें उसका विकास होता है। फिर आगे जाके एक उच्च लेवल में कह सकते हैं कि उसका विकास होता है। एलन मस्क भारत में रहता, भारत में अगर जन्म होता तो आज दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बनता, क्योंकि भारत की संस्कृति अलग टाइप की है और अमेरिका की संस्कृति अलग टाइप की। वहाँ की अर्थव्यवस्था ही और संस्कृति ऐसे विकसित हुई है ना कि वहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो पैदा होते ही पैसे के पीछे भागना शुरू कर देगा। समझो, थोड़ा सा पैसे के बारे में जानकारी हुआ कि वो पैसे के पीछे भागना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की संस्कृति होती है लोग वैसे ही एक तरह से हर व्यक्ति की बुद्धि का भी एक तरह से विकास होता है। तो रूसी मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है वाइगॉट्स्की, उन्होंने कहा कि संस्कृति एक ऐसी सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति रहता है, विकसित होता है और
अपने आसपास के जगत को समझता है और जिस प्रकार उसके आसपास का जगत है उसको समझ के और उसी प्रकार से उसके बुद्धि का विकास होता है। आगे हम लोग देखते हैं तकनीकी बुद्धि के बारे में। तकनीकी बुद्धि क्या होती है? तो कभी कभी आप अक्सर रील्स वगैरह देखते होंगे तो कभी कभी आपके सामने एक फिगर आता होगा, पेड़ पौधे जंगल मतलब ऐसे कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसी को आंख धुंधला करके देखते हो ना तो उसमें कुछ भगवान का फोटो दिखता है या कुछ और दिखता है। ठीक है, तो एक कह सकते हैं ना कि उसको टेक्निकल बुद्धि से के माध्यम से ही उसको विकसित किया जाता है। ओके, जिसके पास वो टेक्निकल बुद्धि होता है, तकनीकी बुद्धि होता है, वही विकसित करता है उस प्रकार का फिगर। इसमें समाज बच्चों के एक विशेष प्रकार के व्यवहार के विकास को बढ़ावा देता है। ओके, इसमें तकनीकी बुद्धि में समाज अपने बच्चों में एक विशेष प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा देने का काम करता है, जिसमें कुछ प्रयोगात्मक रूप से यहाँ पे उसके सामने तकनीकी बुद्धि विकसित करने के लिए कुछ प्रयोग करने के लिए माहौल विकसित किया जाता है। जैसे जिसमें से एक आ जाता है अमूर्तीकरण, दूसरा आ जाता है गति, तीसरा आ जाता है न्यूनतम प्रयास। यानी कहने का मतलब है अमूर्तकरण। हम अभी बताए हैं जो रील्स में आप लोग देखते हो, यानी आंख मूंद करके तो कोई फिगर दिखता है तो वो अमूर्तकरण के माध्यम से ही देखा जा सकता है। और किसी किसी में एक ऐसा माहौल विकसित किया जाता है जिसमें कम प्रयास करके अधिक फल प्राप्त किया जा सकता है। वैसे ही भारतीय परंपरा में बुद्धि कैसे विकसित होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो तकनीकी बुद्धि के सीधे विपरीत होता है ये। भारतीय बुद्धि तकनीकी बुद्धि के सीधे विपरीत होता है। ओके, जिसमें बुद्धि जिस प्रकार समझा गया है उसे समकालिक बुद्धि कहा गया है। भारतीय संस्कृति में बुद्धि को जिस प्रकार से समझा गया है उसे क्या कहा गया है? तो समकालिक बुद्धि कहा गया। अब देख लेते हैं संज्ञानात्मक बुद्धि। ये पूछता नहीं है लेकिन सिलेबस में है, आप लोग को जानना आवश्यक है, अभी तक पूछा नहीं है। किसी स्थिति के प्रति संवेदनशील समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसमें? तो संज्ञानात्मक क्षमता में। अब आगे हम लोग देख लेते हैं सामाजिक क्षमता। सामाजिक क्षमता क्या होती है? तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपने से बड़े हों छोटे हों तथा वंचित व्यक्तियों के प्रति समर्पित रहना, दूसरों की चिंता करना, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का सम्मान करना, ये सब सामाजिक क्षमता के अंतर्गत आ जाता है। वैसे ही संवेगिक क्षमता होता है, यानी इमोशनल क्षमता जिसको कहते हैं। ठीक है, अपनी संवेगों पर आत्मनियंत्रण करना, यानी अपने इमोशन पर कंट्रोल कर पाना, तथा आत्म परिवीक्षण करना, यानी अपने आप को निरीक्षण करना कि क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही तरीका से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन सब का निरीक्षण करना एक तरह से सांवेगिक क्षमता के अंतर्गत आ जाता है। ईमानदारी जो होता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। शिष्टता आ जाता है, अच्छा आचरण आ जाता है, तथा आत्म मूल्यांकन ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। उद्यमी क्षमता क्या होती है? उद्यमी क्षमता देख लेते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपके अंदर क्या क्या चीजें पाई जानी चाहिए? पहले तो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जिम्मेदारी जिसको कहते हैं, धैर्य होनी चाहिए, कठिन परिश्रम होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, लक्ष्य निर्देशन व्यवहार होना चाहिए। यानी जिस प्रकार का कार्य आप स्टार्ट किए हैं और 5 साल में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं तो पहले ही एक गोल फिक्स कर लेना आवश्यक होता है। ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं सांवेगिक बुद्धि के बारे में। तो सांवेगिक बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम परिभाषा देने का कार्य किया था वो सैलेवी तथा मेयर ने किया था और यही सबसे फेमस है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला था सांवेगिक बुद्धि के बारे में? सांवेगिक बुद्धि का मतलब इमोशनल जो बुद्धि होता है उसके बारे में। ठीक है, तो अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण करने और उसमें विभेदन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, कहने के यहाँ सीधा मतलब है कि हम खुद अपने संवेगों जो हमारा इमोशन है उसको गहन से अध्ययन करें, उसका निरीक्षण करें, अपनी कमियों को जाने, अपनी अच्छाइयों के जाने और उसके आधार पे हम अपने कार्य का निष्पादन करें, तो वही इसमें शामिल किया जाता है इमोशनल बुद्धि में। ठीक है, ओके।
सामयिक बुद्धि की मात्रा बताने के लिए बुद्धि लब्धि का उपयोग किया जाता है। ओके, जो अभी आईक्यू लेवल निकालने का जो फार्मूला बताए हैं उसी का प्रयोग करके सामयिक बुद्धि की मात्रा को हम निकाल सकते हैं। अब देखेंगे विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता क्या होती है? तो अभिक्षमता। अभिक्षमता विशिष्ट योग्यता के अंतर्गत आ जाती है। पीछे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुका है ऑलरेडी। ओके, कि अभिक्षमता क्या होती है, तो इसका स्वरूप और मापन के बारे में देख लेंगे। तो अभिक्षमता का स्वरूप क्या होता है? तो अभिक्षमता स्वरूप किसी व्यक्ति की किसी खास तरह के काम करने की क्षमता को कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के अंदर कुछ करने की एक खास क्षमता होती है, उसी को क्या कहेंगे? एप्टीट्यूड, यानी कि अभिक्षमता कहेंगे। जैसे विराट कोहली की तरह दूसरा कोई क्रिकेट खेल सकता है क्या? नहीं खेल सकता। तो यानी उसके अंदर एक अलग प्रकार की क्षमता है। ठीक है, उसी को एक तरह से अभिक्षमता कहेंगे। यह स्वरूप शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है, यानी दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, बुद्धि के आधार पे भी हो सकता है और शरीर से कार्य करने के आधार पे भी हो सकता है। अभिक्षमता का मापन दो रूपों में होता है। किन किन रूपों में? तो एक विशेषकृत रूप में, मतलब विशेष तरीके से इसका मापन किया जाता है। दूसरा होता है सामान्यकृत, मतलब सामान्य तरीके से भी इसका मापन या परीक्षण किया जा सकता है। अब अंतिम टॉपिक देख लेते हैं, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है? तो किसी भी नए कार्य को करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, नया नया शोध कार्य किए जाते हैं, तो सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक को कोई भी चीज का खोज करना हो, जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ वैज्ञानिकों ने दवा बनाना प्रारंभ किया था। उसके लिए नया नया परीक्षण किया होगा, जाके जंगलों में किया होगा, पानी में किया होगा, बहुत सारे वस्तु को इकट्ठा करके प्रयोग किया होगा। तो करने का जो कार्य है ना, वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा, सृजनात्मकता के अंतर्गत। ठीक है, यानी नए कार्य या नया आविष्कार करने के लिए कुछ करना ही इसके अंतर्गत आता है। किसी भी घटना या समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ नया रचना करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। या आविष्कार करना क्या कहलाता है? तो सृजनात्मकता। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। ऐसे व्यक्तियों का जो आईक्यू लेवल होता है ना, वो 200 से अधिक होता है। जैसे क्या उसमें शामिल कर सकते हैं आप? रविन्द्रनाथ टैगोर को, सीवी रमन को, या आइंस्टाइन हो गए, या रामानुजन हो गए। इनके बारे में तो आप लोग देखे होंगे, मूवी इन पे आया हुआ है आइंस्टाइन पे। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के महान वैज्ञानिक हुआ करते थे। मैथमेटिक्स पे शोध कार्य करने में ये बहुत आगे थे। अगर ये बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, अगर ये अभी तक जिंदा रहते ना, तो गणित के क्षेत्र में कुछ अलग ही अपना प्रतिभा दिखा के गए होते। सृजनात्मकता होने के लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धि का होना आवश्यक है। जैसे अभी हम बताए हैं कि उसका आईक्यू लेवल 200 से अधिक होना आवश्यक होता है। परंतु किसी व्यक्ति की उच्च स्तरीय बुद्धि हो, यानी किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 200 से ऊपर है, ये जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मकता ही होगा। एक चोर का भी कह सकते हैं कि आईक्यू लेवल 200 से अधिक हो सकता है, लेकिन वो सृजनात्मक तक नहीं हो सकता। चोरी करने में एक्सपर्ट हो सकता है, कुछ और करने में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सृजनात्मकता वाली क्षमता नहीं हो सकती। ये जरूरी है कि एक सृजनात्मकता होने के लिए उसका आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, लेकिन जिसका आईक्यू लेवल हाई है उसको ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर सृजनात्मकता की क्षमता होगी। तो ये आज का चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ, मतलब चैप्टर नंबर 1 हम लोग का समाप्त हो गया। और हम लोग अभी इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जितना प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ हो, सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 जो लगभग समाप्त हो गया है और इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। तो आप लोग को अगर ये चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव को लेके, और हर एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव इसमें कवर करने वाले। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, थैंक यू।